नमस्कार। और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है मानव तनाव, ह्यूमन स्ट्रेस। हम सब ने सुना है और शायद महसूस भी किया है कि भाई तनाव तो बुरा है, सेहत के लिए हानिकारक है ना? इससे बचना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर अगर ये पूरी सच्चाई ना हो? आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी आम धारणा पर, आप कह सकते हैं, सवाल उठाते हैं। हमारे पास तनाव हानिकारक नहीं, सहायक लेख के कुछ अंश हैं। ये प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक कैली मैकगोनिगल के शोध और विचारों पर आधारित हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी तनाव को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की। मूल विचार मतलब ये है कि तनाव अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि तनाव के प्रति हमारी सोच, हमारी जो धारणा है, वो तय करती है कि उसका हम पर क्या असर होगा। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात शायद ये है कि सही नजरिए से देखें तो तनाव हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं कैली मैकगोनिगल के इस मुख्य तर्क से। वो कहते हैं कि तनाव कोई दुश्मन नहीं है जिसे हर कीमत पर मिटाना है, बल्कि सबसे जरूरी बात यह है कि हम तनाव को देखते कैसे हैं, है ना? उसके बारे में हमारी मानसिकता क्या है। ये उस सोच को सीधी चुनौती देता है जो कहती है तनाव कम करो, तनाव से बचो। ये नजरिया तो कह रहा है कि शायद तनाव से बचने की कोशिश ही वही समस्या का हिस्सा हो। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है या कोई अच्छी लगने वाली बात। इसके पीछे, जैसा आपने कहा, ठोस वैज्ञानिक शोध है। स्रोत बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये पक्का मान लेता है ना कि तनाव मेरे लिए जहर है, तो उसका शरीर वाकई ऐसी प्रतिक्रियाएं देता है जो हानिकारक हो सकती हैं। जैसे खून की नसें, मतलब ब्लड वेसल्स, वो सिकुड़ जाती हैं, सूजन बढ़ सकती है और दिल पर भी फालतू का दबाव पड़ता है। ये एक तरह से, क्या कहते हैं उसे, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब स्वयं पूर्ण भविष्यवाणी। ये यहां कैसे लागू होता है, थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज के बुरे होने का पक्का यकीन कर लेते हैं, तो अनजाने में हमारा व्यवहार और हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी उसी यकीन को सच बनाने लगती हैं। अगर हम मानते हैं कि तनाव हमें बीमार कर देगा, तो जैसे ही तनाव महसूस होता है, हमारा शरीर खतरे वाली मुद्रा में चला जाता है। दिमाग शरीर को संकेत भेजता है कि स्थिति बहुत गंभीर है, जानलेवा है, भले ही वो सिर्फ, मान लीजिए, एक प्रेजेंटेशन का या परीक्षा का तनाव हो। और शरीर की ये जो तीव्र खतरे वाली प्रतिक्रिया है, ये लंबे समय में वाकई नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। शोध ये भी दिखाता है कि अगर व्यक्ति अपनी सोच बदल ले, अगर वो तनाव को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने, किसी चुनौती का सामना करने की तैयारी के रूप में देखे, तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल जाती है। तब ब्लड वेसल्स सिकुड़ती नहीं, बल्कि रिलैक्स रहती हैं। वैसे ही जैसे जब हम उत्साहित होते हैं या साहस महसूस करते हैं, दिल ज्यादा कुशलता से, मतलब इफिशिएंटली, खून पंप करता है। इसे चुनौती प्रतिक्रिया कहते हैं, न कि खतरा प्रतिक्रिया। चैलेंज रिस्पॉन्स, थ्रेट रिस्पॉन्स नहीं। और इस बदली हुई शारीरिक प्रतिक्रिया के जो नतीजे हैं वो कमाल के हैं। कमाल के नतीजे? अच्छा, किस तरह के? स्रोत बताते हैं कि जो लोग चुनौती प्रतिक्रिया अपनाते हैं, उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। चाहे वो कोई परीक्षा हो, कोई खेल हो या कोई मुश्किल बातचीत। वे तनावपूर्ण स्थिति के बाद जल्दी सामान्य भी हो जाते हैं, मतलब उनकी रिकवरी तेज होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका लचीलापन बढ़ता है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। मतलब मुश्किल हालात से उभरकर, उनसे सीखकर और मजबूत बनकर निकलने की क्षमता। तो सिर्फ सोच बदलने से हमारा अनुभव ही नहीं बदलता, बल्कि हमारी शारीरिक केमिस्ट्री और उसके लंबे समय के प्रभाव भी बदल जाते हैं। ये तो सचमुच ध्यान खींचने वाली बात है। इसका मतलब है कि जिस चीज को हम दुश्मन समझ रहे थे, उसमें हमारे लिए कुछ सकारात्मक संभावनाएं भी हो सकती हैं। बस जरूरत सही चाबी की है, यानी सही मानसिकता की। स्रोत तनाव के कुछ ऐसे ही संभावित फायदों का जिक्र करता है। एक है बेहतर फोकस, मतलब ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का बढ़ना। ये कैसे होता है भला? देखिए, जब हम तनाव महसूस करते हैं तो शरीर एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन छोड़ता है। आमतौर पर इन्हें स्ट्रेस हार्मोन कह के बुरा माना जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में ये हार्मोन असल में दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो ध्यान, निर्णय लेने और योजना बनाने जैसे कामों के लिए जिम्मेदार है। तो एक हद तक तनाव हमें
ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा फोकस्ड बना सकता है, ताकि हम सामने जो चुनौती है उस पर ध्यान लगा सकें। प्रॉब्लम तब होती है जब तनाव बहुत ज़्यादा हो या बहुत लंबे समय तक बना रहे, या फिर जब हम उसे सिर्फ नेगेटिव तरीके से देखें। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत ये भी इशारा करता है कि तनाव हमारे विकास को भी गति दे सकता है। ये थोड़ा अटपटा लगता है। तनाव और विकास, क्या संबंध है? संबंध गहरा है। सोचिए, हम सबसे ज्यादा कब सीखते हैं या कब मजबूत बनते हैं? अक्सर तब जब हम अपनी क्षमता की सीमाओं को छूते हैं, है ना? जब हम किसी मुश्किल चुनौती का सामना करते हैं और उससे पार पाते हैं। तनाव हमें यही करने पर मजबूर करता है। ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। जब हम तनावपूर्ण स्थितियों से गुजरते हैं और उन्हें संभालना सीखते हैं, तो हम नए स्किल्स विकसित करते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें अपनी क्षमताओं का बेहतर अंदाजा होता है। इसे आप पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ या तनाव के बाद विकास का एक हल्का रूप कह सकती हैं। और एक और पहलू है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। तनाव रिश्तों को भी मजबूत कर सकता है। ये कैसा संभव है? तनाव तो अक्सर मैंने देखा है रिश्तों में दरार डालता है। हाँ, ये सच है कि अगर तनाव कंट्रोल में ना हो तो वो रिश्तों पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन केली मैकगोनागल जिस बात पे जोर देती हैं, वो तनाव की एक और प्रतिक्रिया है। उसे टेंड एंड बीफ्रेंड कहा जाता है। खासकर महिलाओं में ये प्रतिक्रिया ज्यादा देखी जाती है, लेकिन पुरुषों में भी होती है। होता यह है कि तनाव के समय शरीर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन भी रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन को अक्सर लव हार्मोन या कडल हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन तनाव के समय, ये तो विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, यही तो दिलचस्प बात है। ऑक्सीटोसिन हमें प्रेरित करता है कि हम मुश्किल समय में दूसरों की देखभाल करें, टेंड और दूसरों से समर्थन मांगे या दोस्ती करें, बीफ्रेंड। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। सोचिए, जब कोई बड़ी आपदा आती है तो लोग कैसे एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। हाँ, वो तो है। या व्यक्तिगत स्तर पर भी जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो अक्सर दोस्तों या परिवार से बात करके बेहतर महसूस करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन का ही असर हो सकता है जो तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में हमें सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो तनाव एक तरह से हमें मानवीय संबंधों के महत्व की याद दिला सकता है और उन्हें गहरा भी कर सकता है। आपने पहले वो स्टेज पर भाषण देने का उदाहरण दिया था। उसे इस चुनौती, प्रतिक्रिया और ऑक्सीटोसिन के नजरिए से देखें तो क्या तस्वीर बनती है? बढ़िया सवाल। मान लीजिए किसी को भाषण देना है और उसे घबराहट हो रही है, दिल तेज धड़क रहा है, हथेलियां पसीज रही हैं। अगर वो इसे सिर्फ डर या खतरे के संकेत के रूप में देखेगा तो शायद उसका प्रदर्शन बिगड़ जाए। लेकिन अगर वो इन शारीरिक संकेतों को चुनौती प्रतिक्रिया के रूप में देखे, मतलब ये सोचे कि ये संकेत है कि मेरा शरीर ऊर्जा जुटा रहा है, मुझे इस महत्वपूर्ण काम के लिए तैयार कर रहा है, तो वो ही घबराहट प्रदर्शन में मदद कर सकती है। वो ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा केंद्रित महसूस कर सकता है। और अगर वो इस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करे या दर्शकों से जुड़ने की कोशिश करे तो ऑक्सीटोसिन का प्रभाव भी शायद मदद करे, जिससे वो कम अकेला और ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करे। ये सब आखिर में मानसिकता पर ही निर्भर करता है। तो अगर मानसिकता इतनी महत्वपूर्ण है और उसके इतने गहरे शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव हो सकते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हम वाकई अपनी मानसिकता बदल सकते हैं, खासकर तब जब हम तनाव के बीच हो। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है या कुछ और? ये सिर्फ इच्छा शक्ति से बढ़कर है। स्रोत मानसिकता बदलने के लिए कुछ ठोस व्यवहारिक तरीके सुझाता है। ये कोई जादुई स्विच नहीं है, जाहिर है, लेकिन अभ्यास से इन्हें अपनाया जा सकता है। हाँ? पहला तरीका शायद सबसे सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। खुद को याद दिलाना कि तनाव महसूस होने का मतलब है कि आपको उस स्थिति या उसके नतीजे की परवाह है। हाँ। स्ट्रेस मीन्स यू केयर। स्ट्रेस मीन्स यू केयर, यानी तनाव का मतलब है कि आपको परवाह है। ये कैसे मदद करता है? ये नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। देखिए, अक्सर हम तनाव को एक दुश्मन की तरह देखते हैं जिसे खत्म करना है। लेकिन अगर हम तनाव को इस बात के सबूत के तौर पर देखें कि जो हो रहा है वो हमारे लिए मायने रखता है, तो तनाव का अनुभव कम धमकी भरा हो जाता है। ये हमें अपनी कदरों से, अपनी वैल्यूज से जोड़ता है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर तनाव में हैं, तो ये याद रखना कि मुझे तनाव इसलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। ये सोच आपको घबराने के बजाय प्रेरित कर सकती है। ये तनाव को एक दिशा देता है
ये आपको याद दिलाता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। दूसरा तरीका है तनाव की शारीरिक प्रतिक्रियाओं की पुनर्व्याख्या करना, रीफ्रेमिंग। जैसा हमने भाषण वाले उदाहरण में बात की, जब आप महसूस करें कि आपका दिल तेज धड़क रहा है या सांसें तेज चल रही हैं, तो खुद से कहें, ये डर नहीं है, ये मेरा शरीर मुझे ऊर्जा दे रहा है, ये मुझे चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। इस तरह आप खतरा प्रतिक्रिया को चुनौती प्रतिक्रिया में बदलने में शरीर की मदद कर सकते हैं। स्रोत बताता है कि सिर्फ ये सोचने भर से कि ये लक्षण मददगार हैं, शारीरिक प्रतिक्रिया वाकई बदल सकती है। ये दिलचस्प है कि सिर्फ सोच बदलने से शारीरिक स्तर पर बदलाव आ सकता है, लेकिन क्या यह हमेशा काम करता है? मतलब क्या बहुत ज्यादा तनाव में भी ये संभव है? ये एक जायज सवाल है। देखिए, स्रोत ये दावा नहीं करता कि ये हर स्थिति में आसान है या ये कोई गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का हल है, लेकिन ये एक उपकरण है, एक स्किल है जिसे विकसित किया जा सकता है। शायद शुरुआत में छोटे तनावों पर इसका अभ्यास करना पड़े, और ये तनाव को दबाने या अनदेखा करने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि तनाव के अनुभव को एक अलग, ज्यादा उपयोगी फ्रेम में देखने के बारे में है। इसे तनाव को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग स्ट्रेस भी कहा गया है। और तीसरा व्यवहारिक तरीका जो स्रोत सुझाता है, वो है तनाव का उपयोग अपने जीवन के उद्देश्य को गहरा करने या स्पष्ट करने के लिए करना। अक्सर बड़ी चुनौतियां या मुश्किल दौर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जब हम किसी तनावपूर्ण अनुभव से गुजरते हैं तो हम पूछ सकते हैं, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकती हूँ, ये मेरे मूल्यों या लक्ष्यों के बारे में क्या कहता है। चुनौतियों का सामना करना अक्सर हमें अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और हमें ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। तनाव का मतलब है परवाह करना, शारीरिक संकेतों की पुनर्व्याख्या करना और तनाव का उपयोग उद्देश्य खोजने में करना। ये सब हमें तनाव के साथ अपने रिश्ते को बदलने में मदद कर सकते हैं। मतलब ये तनाव को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ जीने और यहां तक कि उससे ताकत हासिल करने के बारे में है। बिल्कुल, ये तरीके हमें तनाव पर कुछ हद तक नियंत्रण का एहसास देते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसके सामने बेबस महसूस करें। ये हमें दिखाते हैं कि तनाव का अनुभव सिर्फ बाहरी घटना पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है, और उस आंतरिक प्रतिक्रिया को हम प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का सार क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य संदेश क्या उभरता है? हमारी मानसिकता है, हमारा नजरिया, ये तय करता है कि तनाव हमारे लिए एक बाधा बनेगा या एक सीढ़ी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तनाव को केवल एक नकारात्मक दबाव या बोझ के रूप में देखने के बजाय उसकी क्षमता को पहचानना। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम जानबूझकर तनावपूर्ण स्थितियां पैदा करें या मुश्किलों को नजरअंदाज करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब जीवन में तनाव अनिवार्यता आए, और वो आएगा ही, तो हमारे पास ये चुनने का विकल्प है कि हम उसे कैसे देखते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम उसे सिर्फ एक खतरे के तौर पर देख सकते हैं, या फिर एक चुनौती, एक सीखने का अवसर और अपनी परवाह का संकेत मान सकते हैं। और ये चुनाव हमारे अनुभवों और हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। ये सचमुच एक शक्तिशाली विचार है कि तनाव के अनुभव पर हमारा नियंत्रण हमारी सोच से शुरू होता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो इसी स्रोत सामग्री पर आधारित है। अगर तनाव इस बात का संकेत है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इस संकेत को सक्रिय रूप से पहचानने से चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है? क्या ये हमें अधिक साहस या प्रेरणा दे सकता है? और दूसरी बात, जीवन में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हम शायद अभी बोझ या परेशानी समझते हैं, लेकिन जिन्हें कैली मैकगोनिगल के नजरिए से देखने पर विकास करने, सीखने या दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाने के अवसरों के रूप में फिर से देखा जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार करके शायद हम तनाव के साथ अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे सकें।